11th में आए हो, मान लो आप साइंस के स्टूडेंट हो, नए नए हो, आपको कैलकुलस नहीं पढ़ाई गई है और आपको कहा गया कि इसको ऑब्जर्व करो, ठीक है, ये आपके पास अगर आए तो आप ये लिख देना। क्या ऑब्जर्व करोगे? आपको इसका मतलब ही नहीं पता है तो आप ऑब्जर्व कैसे करोगे? इफ यू जस्ट स्कोर्ड 50 मार्क्स, यू गेट अप्रोक्सीमेटली आपका 80 के आसपास परसेंटाइल आ रहा है और 80%। मेरा अचीवमेंट जो है वो एडमिशन है, मेरा अचीवमेंट साइंस को समझना नहीं है। अब आप मैं 11th ग्रेड में आता हूं और मैं साइंस स्ट्रीम लेता हूं तो यहां पर मेरी प्रायोरिटीज मात्र एडमिशन बन के रह जाती है, बट साइंस को समझना मेरी प्रायोरिटी उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि मेरा एम जो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज अविनाश और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम किस तरह से अपनी पढ़ाई को आसान बना सकते हैं और उसको एफिशिएंट भी बना सकते हैं, और यहाँ पर सही दिशा क्या है पढ़ने की, सेल्फ स्टडी को हमें किस तरह से करना चाहिए। यहाँ कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बताऊंगा मैं, बल्कि एक्चुअली में जो पढ़ाई का सही रास्ता है हम उस चीज पर आप लोगों के साथ आज चर्चा करेंगे या डिस्कस करेंगे, जिसको आप अगर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो तो यकीन मानिए आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा और आपकी जो ग्रोथ होगी आपकी स्टडी के लिए वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस चीज को। अब देखो, मेन पर्पस हमारा स्टडी का क्या है वो मैं काफी वीडियोस में आपको बता चुका हूं, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, बट इन शॉर्ट अगर बताएं तो अपनी लाइफ में अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम लोग स्टडी करते हैं, एजुकेट करते हैं अपने बच्चों को या अपने आप को हम एजुकेट करते हैं। बट यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम जो आती है वो ये है कि नाउ वी हैव सो मच ऑफ कंटेंट कि हम लोग कहीं ना कहीं एजुकेशन के मेन पर्पस से हटकर हम लोग क्या करने लगे हैं, हम लोग सिर्फ एक सिलेबस कंप्लीशन की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दिया है और एक्चुअल स्टडी हम नहीं कर रहे हैं। और सही मायने में पढ़ाई को मुश्किल क्या बना रही है, उसको सही वे में जो उसका एक्चुअल पर्पस था उस पर्पस के लिए उसको ना करना ही उसको मुश्किल बना रही है। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल हूं कि अगर मैं 11th ग्रेड में आता हूं और मैं साइंस स्ट्रीम लेता हूं तो यहां पर मेरी प्रायोरिटीज मात्र एडमिशन बन के रह जाती है, बट साइंस को समझना मेरी प्रायोरिटी उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि मेरा एम जो है, अब देखो एडमिशन लेना गलत नहीं है, बट मैं बात कर रहा हूं, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कहीं आप इसको गलत डायरेक्शन में ना ले लें, इसलिए थोड़ा सा इस पर जोर दीजिएगा। मेरा अचीवमेंट जो है वो एडमिशन है, मेरा अचीवमेंट साइंस को समझना नहीं है। अब आप कहोगे कि साइंस को समझने के बाद ही तो मुझे एडमिशन या फिर मैं उस आईआईटी के एग्जाम को निकालूंगा, बट एक्चुअली में ऐसा हो नहीं रहा है ना। द रियलिटी इज दिस, और ये रियलिटी बहुत ही ज्यादा सैड है। अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर आप जेईई मेंस के स्टैटिस्टिक्स को उठाकर देखोगे तो यहां पर अगर मैं उस स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो इफ यू जस्ट स्कोर्ड 50 मार्क्स, यू गेट अप्रोक्सीमेटली आपका 80 के आसपास परसेंटाइल आ रहा है, और 80 परसेंटाइल का मतलब क्या होता है कि ऑलमोस्ट आप 80% स्टूडेंट्स आउट ऑफ 10 लाख, हर साल 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, जो एग्जाम देते हैं साइंस के बच्चे तो इससे भी ज्यादा होते हैं, बट 10 लाख बच्चों में से आपके 8 लाख बच्चे 50 मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं। और ये मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं? बिकॉज हमारे दिमाग में एक चीज भरी हुई है कि जेई का पेपर टफ है, जेई का पेपर टफ है। अब ये जेई हमारी लाइफ में इतना ज्यादा घुस गया है ना कि हमने साइंस को प्रायोरिटाइज करना छोड़ दिया। जो हमारे बचपन में ड्रीम्स होते थे ना, हम उन पर फोकस नहीं कर रहे हैं। सो उन चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए। और अब आप यहां पर सही सवाल क्या आता है कि देखो, सीट्स तो बढ़ने वाली है नहीं, ठीक है, सीट्स नहीं बढ़ेंगे, बट अगर हम बच्चों की नॉलेज इंक्रीज रहे, हम सारी चीजें उसको जान के रखेंगे, हमें सब कुछ पता होगा, तो कॉलेज भी मायने नहीं रखेगा। क्योंकि अगर हमारे पास नॉलेज होती है, हम कुछ ना कुछ बना लेते हैं और कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अच्छा ही करते हैं। कुछ ना कुछ बोलने के बजाय मैं ये कहूं कि हमारे पास अगर साधन नहीं मिला कॉलेज के द्वारा, कॉलेज जो हमें एक साधन देता है, अगर वो हमें नहीं भी मिला, स्टिल वी हैव अ नॉलेज, हम अपने साधन खुद क्रिएट कर लेंगे और अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। यहां जहां हम एक सर्वाइवल की जिंदगी जिएंगे, उसकी बजाय हमारी लाइफ एक एडवेंचर से भरी होगी, जहां हमारे पास कुछ नए नए चैलेंजेस होंगे, बिकॉज वी ह्यूमन लव चैलेंजेस, और वो चैलेंजेस वो वाले होंगे जो आपके एम के लिए होंगे, और उनको पूरा करने में जो मजा आता है वो और कहीं नहीं आता है। जबरदस्ती का कोई काम हमें मिल जाता है जो कि हमारा ड्रीम नहीं है, अगर हम उसको करते हैं तो हमें मजा नहीं आता है, बट अगर हमने कोई सपना देखा है, उसको पूरा करने में जो चैलेंज आता है, उस चैलेंज को हराने में जो मजा है वो और कहीं नहीं है। अब सवाल ये आता है कि व्हाट इज द राइट वे ऑफ एजुकेशन। अब राइट वे ऑफ एजुकेशन पे जाने के लिए ना आपको सिर्फ एक बहुत ही अच्छी सी बात बताता हूं। बहुत से महान वैज्ञानिकों ने या सक्सेसफुल लोगों ने एक ही चीज कही है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं आज, और वो बस एक ही लाइन है, और वो क्या है? इफ यू वॉन्ट द राइट आंसर, ऑलवेज आस्क द राइट क्वेश्चन। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आपको सही जवाब चाहिए तो सही प्रश्न पूछने की आदत डालो, ठीक है, आपका जवाब खुद ब खुद चलकर आपके पास आएगा। पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आस्क द राइट क्वेश्चन। अब आस्क द राइट क्वेश्चन का एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आपको। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये बात करूं कि हमारा वर्क डन का जो फॉर्मूला है, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, वर्क डन का जो फॉर्मूला है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये आप लोगों को इसको थोड़ा ध्यान से समझना होगा कि यार वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, सो व्हाई नॉट
आपका देखो सही प्रश्न क्या होना चाहिए अगर आप वर्क डन को समझना चाहते हो तो हम करते क्या हैं। वर्क डन इज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। इस चीज को हमने सुना और पता नहीं क्यों ये ही इसकी डेफिनेशन भी बन गई है, वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट ऐसा नहीं है। अब मन में काफी सवाल आते हैं कि अब यहां पर मन में कुछ बच्चों के सवाल आते हैं कि वर्क डन रियल लाइफ का वर्क डन और फिजिक्स का वर्क डन सेम है या डिफरेंट है। और पता है 99.9% बच्चों के माइंड में ये चलता है कि फिजिक्स का वर्क और रियल लाइफ का वर्क डिफरेंट है। बट नहीं, रियल लाइफ का वर्क और फिजिक्स की दुनिया का जो फिजिक्स में जो वर्क पढ़ाया जाता है वो सेम टू सेम है, बिकॉज फिजिक्स इज एवरीथिंग। सो दिस इज द राइट क्वेश्चन। और देखो सवाल उठाया तभी आपके पास कहीं ना कहीं से जवाब चलकर आएगा। और अगर आपके पास कोई भी सोर्स नहीं है तो सबसे बड़ा सोर्स पता है क्या है? आपकी सराउंडिंग। आपको अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करना है, ध्यान से सुनना, ऑब्जर्व करना है। और जब आप ऑब्जर्व करते हो ना, जवाब खुद ब खुद चलकर आते हैं। यकीन मानो, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि न्यूटन को ग्रेविटेशन के लॉ या उन्होंने जो कैलकुलस को डेवलप किया था, उनसे पहले तो ये किताबों में था ही नहीं, क्योंकि ही डिस्कवर्ड इट। तो उनको इसका जवाब किसने दिया? उनकी सराउंडिंग ने, यानी कि नेचर ने उसका जवाब दिया। तो नेचर से बात करना हमें आना चाहिए। और नेचर से बात कैसे किया जाता है, उस चीज में भी हम एक गलती करते हैं। बस उसी गलती को हमें सुधारना है। और वो क्या है? वी डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट विद नेचर। क्योंकि नेचर की भाषा हिंदी इंग्लिश नहीं है, नेचर की अपनी एक अलग भाषा है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? नेचर के साथ एक्चुअली में ना, नेचर आपसे इस तरह बात नहीं करेगा जैसे दो इंसान आपस में बात करते हैं बोल के। नेचर साइलेंट है, नेचर गूंगा है, वो बोल नहीं सकता है। बट हाँ, वो आपको दिखाता है हर चीज, और उसी देखी हुई चीज को आपको ऑब्जर्व करके नेचर से कम्युनिकेट करना है। सराउंडिंग को ऑब्जर्व करना है और नेचर से कम्युनिकेट करना है। किसमें? नेचर से कम्युनिकेट करना है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स आपका कोई सब्जेक्ट नहीं है, पॉइंट को समझना। नेचर से आपको नेचर को ऑब्जर्व करना है और कम्युनिकेट करना है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज अ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद नेचर। नेचर से बात करने की भाषा आपकी गणित है। ठीक है, अब आते हैं अपने इस पार्ट पे। वर्क डन जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। सो एक सही सवाल यहां पर क्या बनता है? व्हाई नॉट इट इज फोर्स प्लस डिस्प्लेसमेंट? Why not it is force minus displacement? Why not it is force divided by displacement? इन तीन why nots को तो हम पूछते ही नहीं है। हमें लगता है कि हाँ, जिसने बनाया सही बनाया होगा। बट साइंटिफिक मेंटालिटी को अगर हमें डेवलप करना है, हमारे पास why nots होने चाहिए। जब मैं इन तीन why nots को समझूंगा तो मैं समझूंगा why this is true, why this is true। क्योंकि यहां पर हमने सवाल नहीं उठाया। अब देखो, देखा जाए तो वर्क एक छोटा सा फिनोमिना है, ठीक है, बहुत ही कैजुअल सी चीज है। बट हम इन छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करने से साइंटिफिक एप्टीट्यूड बिल्ड नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारी कंट्री को अगर आगे बढ़ना है, हमारे देश को आगे बढ़ना है, तो इस तरह का साइंटिफिक एप्टीट्यूड हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर हम क्रॉस क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट नहीं होती है। इवन पता है, आपके क्रॉस क्वेश्चंस अगर आप पूछते हो तो हम टीचर्स की कितनी हेल्प होती है। जिन चीजों का ज्ञान क्या है? नेचर में हर चीज जो हो रही है उन चीजों की जानकारी को प्राप्त करना ही तो ज्ञान है। अगर आप कुछ सवाल लेकर आओगे, कुछ नई नई चीजें पूछोगे, तो टीचर भी अपडेट होगा, टीचर की भी नॉलेज बढ़ेगी। अदरवाइज हम टीचर्स भी F/D पढ़ाते रहेंगे, आप F/D याद करते रहोगे, बट रियल लाइफ में उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, ये रियल लाइफ से ही ढूंढा गया है। वर्क डन आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, ये भी रियल लाइफ को ऑब्जर्व करके ही ढूंढा गया है। जब हर चीज का सवाल सराउंडिंग को ऑब्जर्व करके मैथमेटिकली कम्युनिकेट करके निकाला गया है, देन दिस इज द राइट वे ऑफ एजुकेशन। आपको भी यही करना है। देखो, ये कहना बड़ा सिंपल है कि सेल्फ स्टडी करने से आपकी प्रोग्रेस होती है, बट द थिंग इज कि सेल्फ स्टडी करने के लिए भी एक राइट डायरेक्शन है। और वो राइट डायरेक्शन क्या है? ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में डाल लो। आपको सेल्फ स्टडी करनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट सेल्फ स्टडी करने के दौरान आपको ये चीज हमेशा करनी है, ऑलवेज आस्क द राइट क्वेश्चन। और अब उस क्वेश्चन के जवाब के लिए आपको अपने सराउंडिंग में जो भी पर्सन अवेलेबल है, जिनसे आप नॉलेज लेते हो, आपके टीचर, आपके कोई ट्यूशन के टीचर या कोई कोचिंग सेंटर से, आप उनसे ये राइट क्वेश्चन पूछो। अगर जवाब मिलता है तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं मिलता है, आस्क योरसेल्फ। ठीक है, आस्क योरसेल्फ। और राइट क्वेश्चन के अंदर हमेशा इस वर्ड को जरूर डालना, वाई हमेशा आएगा। व्हाट से काम नहीं चलता है, व्हाट से लर्निंग नहीं आती है। आस्क द राइट क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन के अंदर वाई जरूर होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको जवाब किसी से नहीं मिलता है, आस्क योरसेल्फ। कैसे? और उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढोगे? सराउंडिंग को ऑब्जर्व करके कम्युनिकेट करोगे मैथमेटिकली। अब इन चीजों को मैं आपको एग्जांपल के जरिए शो भी करूंगा। ठीक है, सिर्फ ऐसे नहीं कि मैं बस आपको कुछ बोल के गया और आपने सुन लिया, नहीं।
हम यहाँ पर साइंटिफिक एप्टीट्यूड बिल्ड करना चाहते हैं। साइंटिफिक एप्टीट्यूड सिर्फ साइंटिस्ट बनने के लिए नहीं होता है, लाइफ में कुछ भी करना है आपको, ये एप्टीट्यूड आपको बहुत हेल्प करता है और आपको प्रॉब्लम्स से डराएगा नहीं। अगर आप ये एप्टीट्यूड बिल्ड करते हो ना, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं जब ये आएंगी यू फील हैप्पी, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम्स को फेस करते हो आपका लेवल अप होता है, बट जब आप प्रॉब्लम से भागना सीखते हो तो आपका हमेशा लेवल डाउन होता है। सो आपको लेवल अप करना है, हमें अपनी अगली जनरेशन को सही ज्ञान देना है और वो सही ज्ञान, ठीक है, देने से इंपॉर्टेंट क्या है, देखो देना भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ लेना भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहां से एक पानी की एक टंकी लेता हूं, उसमें से पानी तो मैं रिलीज कर देता हूं, बट आपका वॉल्व अगर बंद रहेगा तो पानी आप तक पहुंचेगा ही नहीं। सो यहां पे देने का भी वॉल्व ओपन होना चाहिए और ज्ञान लेने का भी वॉल्व ओपन होना चाहिए, और देने का काम हम टीचर्स का है, हम लोग आपको सही ज्ञान देंगे। और यहां पर मेरे टीचर से भी दरख्वास्त है कि हमें भी अपने आप को रेगुलरली अपडेट करना चाहिए। ये दोहरी, देखो पढ़ना एक ऐसा नहीं है कि हमने आपको बोर्ड पे कुछ लिखा आपको बस उसको याद करना है, नहीं, पढ़ाई का मतलब ये है वी शुड हैव अ कन्वर्सेशन, हमारे बीच कन्वर्सेशन होनी चाहिए, हमारे बीच चिंतन होना चाहिए, ठीक है। हम लोग देखो अगर सही सवाल नहीं उठाएंगे, सोच के देखो बस इस बात को, न्यूटन कहते थे कि ग्रेविटी जो है वो एक फोर्स है, बट आइंस्टाइन से पहले तक किसी ने उस पर सवाल नहीं उठाया और हम सिर्फ उतना ही जान पाते थे। बट आइंस्टाइन ने जब सवाल उठाया, ठीक है, इस चीज पर कि क्या ग्रेविटी सच में एक फोर्स है, ठीक है, जो थी उनको तो आइंस्टाइन ने भी माना, बट वो ग्रेविटी के साथ क्या बोलते हैं, कन्विंस नहीं थे। ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है बल्कि स्पेस का एक कर्वेचर है। इस चीज को उनके मन में क्लिक करना स्टार्ट हुआ, क्यों? बिकॉज ही वॉज आस्किंग द राइट क्वेश्चन, वो सही सवाल पूछ रहे थे। हम लोग क्या कर रहे थे, या उस जमाने के लोग जो बाकी लोग थे वो बस सुन के याद कर रहे थे कि ग्रेविटी एक फोर्स है। तो सही सवाल उठाने से बड़े बड़े लॉस पलट जाते हैं, बड़ी बड़ी चीजें बदल जाती हैं। सो हमें ऐसा नहीं कह रहा कि सब कुछ पलट जाएगा, लेकिन बहुत कुछ में से कुछ पार्ट ऐसे होंगे जिनका शायद हम लोग सही तरीके से पूरी खोज अभी हमने नहीं करी है, वो चीजें जानने को मिलेंगी। और यकीन मानिए साइंस का जो मेन रोल है आपके इवोल्यूशन में वो क्या है, इनोवेशन करना, ठीक है। साइंस का मेन रोल आपकी लाइफ में ये नहीं है कि आप कोई जॉब्स करो। जॉब्स क्या होता है, यू हैव अ सेट ऑफ स्किल जिसके लिए आप अपने आप को एम्प्लॉय कर रहे हो, आप उनके लिए काम कर रहे हो। बट साइंस आपने ली क्यों है, जॉब के लिए तो नहीं ली होगी, इनोवेशन के लिए ली है, ह्यूमैनिटी को चेंज करने के लिए ली है। और अगर आप वो माइंडसेट प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, सिर्फ एडमिशंस के पीछे भाग रहे हो और प्लेसमेंट्स के पीछे भाग रहे हो, यस आई नो हम सबको लाइफ में सेटल होना है, बट क्या इनोवेटर सेटल नहीं है, क्या एंटरप्रेन्योर सेटल नहीं है, क्या कोई बिजनेसमैन सेटल नहीं है? और ये तीनों कैटेगरी के लोग जो हैं दे आर थिंकर्स। सो आपको डिसाइड करना है कि आपको लाइफ काटनी है या लाइफ एडवेंचरसली जीनी है। सो जीने के लिए अगर आप लाइफ में एडवेंचर चाहते हो और लाइफ में फन चाहते हो तो साइंटिफिक मेंटालिटी को डेवलप करना पड़ेगा। और वो कैसे करोगे? ऑब्जर्व करो, कम्युनिकेट करो मैथमेटिक्स के जरिए। मैथमेटिक्स एक भाषा है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो अब इसको देखते हैं। ये तो खैर मैंने अपने वर्क डन वाले लेक्चर में आप इसके बारे में बताया है कि क्यों सिर्फ मल्टीप्लाई होता है, बट जो मेन पार्ट है वो ये है सही सवाल पूछना। अब देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आज कितना आसान है हम लोगों के लिए टेलीफोन उठाना और बात कर लेना, ठीक है। कितना ज्यादा आसान है कि टेलीफोन उठाया और हमने बात करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये सोच के देखो कि जिस इंसान ने पहली बार इसको बनाया होगा उसने क्या सोचा होगा, उसके माइंड में ये बात कैसे स्ट्राइक करी होगी। सो उनके पास जो नॉलेज थी, ठीक है, उनके टाइम तक, ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की बात कर रहा हूं जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। सो देखना कैसे वो कम्युनिकेट कर रहे थे, व्हाट ही सॉ, या फिर जो उनके पास अभी तक का ज्ञान है, मैं वो ज्ञान आपको बताता हूं अभी, कि जब हम बोलते हैं तो हम एयर में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं और हर वाइब्रेशन के अपना एक पैटर्न होता है। जैसे कि मैंने बोला ए, तो ए का एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन है जो आप तक पहुंच रहा है और आप उसको आपके ब्रेन को वो आदत हो गई है कि अगर ये वाली वाइब्रेशन आएगी तो मैं ये समझूंगा कि आपने ए बोला है। अगर मैं बोलता हूं बी, तो बी की अपने नोड्स हैं, अपनी वाइब्रेशन है, तो आपका ब्रेन समझ रहा है कि मैंने बी बोला है। तो इसी बात पे उन्होंने सोचना स्टार्ट किया। नेचर को तो ऑब्जर्व कर चुके हैं कि बोलने से वाइब्रेशन क्रिएट होता है। सो उन्होंने कहा इट्स ऑल अबाउट पैटर्न्स, ठीक है। सो उन्होंने ये सोचा कि यार अगर एक डायफ्राग्राम लेता हूं, एक तो एक पेपर लिया है मैंने, सो अगर मैं कुछ भी यहां बोलता हूं तो जो मेरी वाइब्रेशन का पैटर्न है सेम पैटर्न में तो ये भी वाइब्रेट करेगा, यस और नो, ठीक है। आंसर आता है यस। तो अगर मैंने बोला और ये बहुत ही पतली सी शीट रखूं जो बहुत ही लाइट वेट हो और उसके पीछे उन्होंने क्या किया, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक, ध्यान से देखिएगा बड़ा मजा आएगा। ये एक बहुत ही छोटा सा डायफ्राग्राम है, आप यहां पर बोलने वाले हो, ठीक है, आप कुछ बोलोगे तो यहां आवाज आएगी और सोच के देखना, इधर पीछे एक कॉइल लगा दी, बहुत हल्की, बहुत पतले कॉपर की वायर की एक कॉइल लगा दी, ठीक है, एक कॉइल लगा दी और इसके बीच में यहां पर, इसके गैप में यहां पर मैग्नेट रख दिया, हल्का लाइट वेट का मैग्नेट रख दिया, ठीक है। और आपने स्पीकर्स में देखा ही होगा, कॉइल होती है, मैग्नेट होता है। अब ध्यान से समझना इस बात को, और ये सब हल्के हल्के लिए।
मैंने बोलना स्टार्ट किया, मेरा वाइब्रेशन कि मेरे एयर में जो वाइब्रेशन है वो इस डायफ्राग्राम को हिट करना स्टार्ट करेगी, तो ये भी वाइब्रेट करेगा। और वही वाइब्रेशन के साथ क्योंकि मैग्नेट लगा हुआ है, थिंकिंग देखो कितनी एडवांस जा रही है उनकी, ठीक है। और इससे पहले टेलीफोन एग्जिस्ट नहीं करता है, ही वाज थिंकिंग फर्स्ट टाइम मैग्नेट एग्जिस्ट करता है और इसमें एक कॉइल लगी है। अब मैग्नेट जब मूव करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा ड्यू टू वाइब्रेशन, इट विल प्रोड्यूस करंट, ठीक है। आपके फराडे लॉ, लेंज लॉ, इन्हीं सब चीजों के लिए तो आप पढ़ते हो, ठीक है, जो कि ज्ञान उस वक्त में अवेलेबल था और उन्होंने उसी ज्ञान का यूज किया। और जब इसमें करंट बनेगा, करंट का भी एक पैटर्न होगा और वो पैटर्न एग्जैक्टली आपके वॉइस जैसा होगा। क्यों? क्योंकि जब जब आपने वाइब्रेशन प्रोड्यूस करी है तभी तभी ये वाइब्रेट हुआ है और तभी तभी इसमें करंट बना है एंड मैजिकल पार्ट यहां पर स्टार्ट हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि उनको प्रॉब्लम नहीं आई होगी, इसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है। सो उस प्रॉब्लम को समझने के लिए उन्होंने एम्पलीफिकेशन को सीखा। जब हम कोई भी काम करेंगे प्रॉब्लम्स आएंगे और उन्हीं प्रॉब्लम्स को, यही तो हुआ एडवेंचरस प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए उन्होंने फर्दर एम्पलीफिकेशन यानी कि ट्रांजिस्टर के जरिए एम्पलीफाई करने की कोशिश करी। और अगर उससे ज्यादा एम्पलीफाई नहीं हुआ तो और बड़े एम्पलीफिकेशन के लिए उन्होंने मॉड्यूल बनाने स्टार्ट करे, जो कि सुनने में क्लासी लग रहा है बट है बहुत ही सिंपल, ठीक है। आपको सिर्फ साइंस आनी चाहिए और कुछ नहीं। इसमें करंट पास हो रहा है जिसका पैटर्न एग्जैक्टली वही है जिस पैटर्न में आपने बोला है। और इसको एक डिस्टेंस ट्रेवल करवाने के बाद वायर्स के थ्रू जब ये गया, ठीक है, यहां पर वापस से एक कॉइल लगाई, ठीक है, उसके अंदर भी एक मैग्नेट है जिसके आगे एक डायफ्राग्राम लगा हुआ है, ठीक इसकी तरह। अब जब यहां पर मैग्नेट से करंट प्रोड्यूस हुआ, अब यहां पे करंट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा क्योंकि कॉइल बन गई है और जिसकी वजह से जो ये मैग्नेट है, यहां पर कॉइल फिक्स्ड है, मैग्नेट मूव करेगा, ठीक है। और ये मैग्नेट टू एंड फ्रो मूव करना स्टार्ट करेगा अकॉर्डिंगली जब करंट आएगा तब। और किस पैटर्न में करेगा? जिस पैटर्न में मैंने बोला है। और उसी पैटर्न में अब ये डायफ्राग्राम हिलना स्टार्ट करेगा जिसकी वजह से इसके सराउंडिंग में जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, उन एयर मॉलिक्यूल्स को वो उसी वे में वाइब्रेट करेगा। और यहां पर हम क्या लेकर आते हैं? एक कान ले आते हैं और उस कान में अब उसी वाइब्रेशन में एयर पहुंचेगी। आविष्कार हो गया टेलीफोन का। अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए था कि करंट को हम ज्यादा दूरी तक कैसे लेकर जाएं। नाउ वी नो कि टेलीफोन कैसे काम करता है एंड सी द मैजिक हैपेंड। और इसी चीज को आगे चल के उन्होंने वायर्स की जगह यहां पर वायरलेस वेव्स बनाने स्टार्ट कर दिए कि जब आप बोलोगे तभी करंट बनेगा और तभी वेव पैकेट निकलेगा। और उस वेव पैकेट को एंटीना से रिसीव किया, उस वेव पैकेट से वापस से करंट बनाया गया और वापस से उस करंट को वॉइस में ट्रांसफॉर्म किया गया थ्रू द हेल्प ऑफ स्पीकर्स एंड गेम ओवर। वायरलेस यानी कि आपके आज के मोबाइल फोन्स यहां पर आ चुके हैं। तो सोचो, एक बस राइट क्वेश्चन पूछना है नेचर से कि हम बात कैसे करते हैं से लेकर आविष्कार तक हम लोग इस तरह से पहुंचते हैं और उसके लिए सोचना जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है एजुकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, इट इज द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। चीजों को याद करना एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, बल्कि सोचना सीखना ही असली एजुकेशन है। और हम जानते हैं कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल एक सक्सेसफुल पर्सन है, उनको लाइफ में कभी आगे चल के इस आविष्कार के बाद स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। बिकॉज इफ यू मेक समथिंग, आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीज क्रिएट करो, आपकी लाइफ से पहली चीज जो जाएगी वो होगा स्ट्रगल। बट अगर आप कुछ नहीं क्रिएट करोगे, सिर्फ एक काम करने पे लगे रहोगे, सिर्फ अपनी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करने के लिए भी आपको पूरी लाइफ स्ट्रगल करना पड़ेगा। एंड मैं जानता हूं कि आप ये सब चीजें नहीं चाहते हो। तो अगर आप नहीं चाहते हो सो नेचर को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, ठीक है, सही से कम्युनिकेट करने की प्रैक्टिस करो। और देखो प्रैक्टिस क्या करो, मैथमेटिक्स को एज अ लैंग्वेज ट्रीट करो और कुछ नहीं। मैथमेटिक्स को जब आप लैंग्वेज की तरह सोचना स्टार्ट कर दोगे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद मिट जाएंगी। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, यहां पर भी आप देखोगे कि कैसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल कर आएगा। और वो प्रॉब्लम क्या है? एक छोटा सा रिसर्च हुआ, नासा ने अपने टेलीस्कोप्स के जरिए प्लैनेट्स के डेंसिटी को जब मेजर किया, ठीक है, तो यहां पर डेंसिटी का ग्राफ कुछ इस तरह निकल कर आया जो मैं आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है, बट मैं यहां पर भी बना देता हूं। मरकरी, ठीक है, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये जिस तरह मैं नीचे लेके जा रहा हूं डेंसिटी यहां पर कम हो रही है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये इस तरह से आपका यहां पर मैं ये डेंसिटी ले लेता हूं और ये आपका यहां पर प्लैनेट ले लेता हूं। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो डेंसिटी डिग्रेड कर रही है, डेंसिटी यहां पर कम हो रही है। बट द क्वेश्चन इज व्हाई? ऐसा क्यों हो रहा है? ओवरऑल प्लैनेट की डेंसिटी जो है वो डिग्रेड कर रही है, बट ऐसा भी नहीं कि सिर्फ डिग्रेड कर रही है, पहले थोड़ी सी इंक्रीज हुई, फिर आपकी डिग्रेड होना स्टार्ट हो गई और फिर थोड़ी सी वो इंक्रीज हुई। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह से सोचेंगे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर सोचना स्टार्ट किया गया और देखो क्या चीज निकल कर आई कि अगर सपोज करो, ठीक है, देखो थिंकिंग की पावर को समझना, बड़े से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग घर बैठे बैठे निकाल सकते हैं। आइंस्टाइन थोड़ी ना टाइम ट्रेवल करके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ढूंढ कर आए थे, सिर्फ सोच की शक्ति से उन्होंने कर दिया था। बिकॉज सोच ही एक लौती ऐसी चीज है जो रिलेटिविटी को भी बीट कर सकती है, क्योंकि एज पर द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी
आप लाइट की स्पीड को क्रॉस नहीं कर सकते हो, बट थिंकिंग में इतनी पावर है कि मैं सिर्फ 1 सेकंड में चाहूं तो सोच की शक्ति से अपने आप को एंड्रोमेडा गैलेक्सी में पहुंचा सकता हूं, और वहां पर लाइट को जाने में भी हजारों साल लग जाते हैं। ठीक है, तो सोच की शक्ति को कभी भी छोटा मत समझिएगा। और यहां पर देखो, अब नेचर में ऑब्जर्व करने की बारी आ गई है। पॉइंट को समझना, नेचर में हमने एक चीज ऑब्जर्व करी खेलते कूदते, और वो ये था कि अगर यहां पर मेरे पास एक बर्ड्स का बॉक्स है और एक छोटा सा डॉल है यहां पर, ठीक है, गुड्डा है ये, इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है, बट अगर मैं सेम फोर्स लगाता हूं, ठीक है, अगर मैं सेम फोर्स लगाता हूं तो आप ये देखोगे कि ये गुड्डा ज्यादा ऊपर जा रहा है, वेरएज ये चीज ज्यादा दूर नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि इसका वेट कम है, इसका वेट ज्यादा है। पॉइंट को हमने ऑब्जर्व किया नेचर में, और ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है। और उसी के हिसाब से अगर हम जानते हैं तो एक नॉलेज जो डेटाबेस हमारे पास है उसके अकॉर्डिंगली सारे प्लैनेट जो हैं सन में एक ब्लास्ट के बाद जो उसमें से मटेरियल निकला है उससे ये सारी चीजें बनी है। और अब लॉजिक को कनेक्ट करो कि भाई भारी सामान जो होगा वो कम दूरी तय कर रहा होगा, वेरएज जो हल्का मटेरियल होगा वो ज्यादा दूर गया होगा। तो ऑटोमेटिकली हमें ये तो समझ आ जाता है कि ओवरऑल जो ये डिक्लाइन हो रहा है डेंसिटी में, ये क्यों हो रहा है। एंड देखो कैसे खेलते कूदते हमें समझ आ गया कि यहां पर डेंसिटी का डिक्लाइन क्यों हो रहा है। बट अब यहां पर अभी अगेन एक और सवाल आता है कि अगर ये लॉजिक सही है तो इस हिसाब से यहां पर जो ये इंक्रीज है और यहां पर जो ये कर्व बन रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहां पर हमने क्या कहा, हम मैथमेटिक्स को यूज करेंगे एज अ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद नेचर। अब हम यहां पर कम्युनिकेट करते हैं और हम दूसरा इंफॉर्मेशन जो हमारे पास हमेशा से अवेलेबल है और जो कॉमनली अब हर कोई जानता भी है उसका यूज करेंगे। और अगर इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो उसको ढूंढा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप सही नॉलेज तक भी नहीं पहुंच पाओगे। तो सही जवाब तक पहुंचने के लिए सही इंफॉर्मेशन ढूंढना भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो अब इंफॉर्मेशन ये है कि हम जानते हैं मैथमेटिकली कि डेंसिटी क्या होता है, आपका मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब जो दूसरी इंफॉर्मेशन यहां काम आ रही है वो ये है कि यार ओवरऑल तो डेंसिटी कम होनी चाहिए अगर मैं इसके लॉजिक से चलूं कि हल्की चीज दूर जाएगी, भारी चीज ज्यादा पास रहेगी, मतलब ज्यादा दूर नहीं जाएगी। बट जैसे जैसे हम प्लैनेट्स की दूरी को देखते जाते हैं तो यहां पर जो सन की हीट है, हीट वो तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। जैसे तारों की हीट हमें नजर आती है वैसे ही हीट तो आपके प्लूटो के पास है, इतनी कम एनर्जी पहुंचती है यहां पर सन की। तो इस हिसाब से ये रीजन आपका कौन सा रीजन है, ये आपका वेरी कोल्ड रीजन है, वेरी कोल्ड रीजन है। ये रीजन आपका जो है ये आपका कोल्ड रीजन है ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये रीजन जो है ये है वेरी वेरी हॉट रीजन। और ये जो रीजन है ये आपका ऐसा रीजन है जो सर्वाइवल के लिए अच्छा होता है। ठीक है, इसको शायद कुछ बोलते हैं गोल्डन पॉइंट बोलते हैं कुछ, जहां पर ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, मतलब हैबिचुअल रीजन है। तो अब देखा जाए तो हीट जहां कम है यानी कि ठंडक जहां ज्यादा है, जब चीजें ठंडी होती हैं तो ये भी तो हमने नेचर में ऑब्जर्व किया है ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। और चीजें सिकुड़ने से मास नहीं कम होता है बल्कि क्या होता है, वॉल्यूम आपका डाउन हो जाता है। एंड अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू आपकी छोटी होगी तो डेंसिटी की वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी। दिस इज हाउ मैथमेटिक्स यहां पर कम्युनिकेट करने में हमें हेल्प कर रहा है। और यहां पर आते हैं मार्स और मरकरी और वीनस पर। तो यहां पर ये डेंसिटी, अब यहां पर हीट बहुत ज्यादा है, पॉइंट को समझना, हीट यहां पर बहुत ज्यादा है। अब यहां पर क्योंकि हीट ज्यादा है तो यहां पर वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से यहां पर डेंसिटी जो है देखो अर्थ से ज्यादा है, बट वीनस की डेंसिटी तो सबसे ज्यादा है। वीनस में ऐसा क्या है, तो वहां पे जो पदार्थ पाए जाते हैं उन पदार्थों की वजह से वीनस का टेम्परेचर एक्चुअली में मरकरी से ज्यादा होता है। इन चीजों को हमने वहां पर पाया है, दैट इज वाई वहां पर वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ जाता है, और डेंसिटी वॉल्यूम जो है ओवरऑल उतना गर्मी की वजह से भी, बट शायद मेरे को वो डेटाबेस अच्छे से याद नहीं आ रहा है। ठीक है, बट द मेन पॉइंट इज कि वहां पर जो ये डेंसिटी का कर्व है इसको समझना भी कितना ज्यादा आसान है। और वीनस जो आपका थोड़ा सा ऊपर गया है उसके पीछे वहां के मटेरियल का रीजन है कि वहां मटेरियल कह रहा हूं जो वहां पर पदार्थ पाए जाते हैं उनका एक कारण है जिसकी वजह से ऐसा होता है। एंड वीनस जो आपका सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, इवन मरकरी से भी ज्यादा हॉट है वो। ठीक है, और मरकरी तो अपना मटेरियल जो है वो सन में भी रिलीज करता रहता है, दैट इज वाई उसकी डेंसिटी वीनस से कम है। या यस एग्जैक्टली ये रीजन था उसके पीछे। ठीक है, सो अब मेन मोटो क्या आता है, क्या हम बड़ी बड़ी चीजों को ऑब्जर्व करके सॉल्व नहीं कर सकते हैं? जवाब है हाँ, कर सकते हैं। और अगर हम उसको ऐसा कर सकते हैं तो यही तो है साइंटिफिक एप्टीट्यूड, और वही चीज तो हमें अपने अंदर बिल्ड करनी है। हम चैप्टर बाय चैप्टर बस क्वेश्चंस के ट्रिक्स याद कर रहे हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, बट साइंस का वो माइंडसेट बिल्ड नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी इवॉल्व करेगी। ठीक है, जिसकी वजह से हम दुनिया में क्रांति ला सकते हैं, नई नई चीजों को इनोवेट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और यहां तक कि हम
दुनिया को काफी ज्यादा बदल भी सकते हैं। हमारी सराउंडिंग की गई ऑब्जर्वेशन हमारी लाइफ में काफी सारी चेंजेस ला सकती हैं। सिर्फ हमारी लाइफ में नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी की लाइफ में ला सकती है। ग्रेविटेशन का फायदा सिर्फ न्यूटन को नहीं मिला है, पूरी ह्यूमैनिटी को मिला है। पहले जहां हम चीजों के बारे में बस ये सोचते थे कि जादुई शक्ति से ये चीजें गिरती हैं, लेकिन अब बिकॉज ऑफ न्यूटन हम जानते हैं कि ग्रेविटी की वजह से गिरती है, और बिकॉज की हम ग्रेविटी जानते हैं इसीलिए हम चांद तक जा पाए। तो उड़ने के लिए भी गिरने का लॉजिक हमें सीखना पड़ा, लॉ सीखना पड़ा, तब जाके हम उड़ पाए। सो यहां पर आपको डिसाइड करना है कि यार देखो 11th में साइंस ली है सिर्फ एक पेपर निकालने के लिए या अपने आप को वो एप्टीट्यूड देने के लिए, वो थिंकिंग स्किल देने के लिए। और मजेदार बात पता है क्या है, अगर आप इस एप्टीट्यूड से आगे बढ़ते हो, हमारे देश के सारे बच्चे अगर साइंटिफिक एप्टीट्यूड से आगे बढ़ेंगे तो यकीन मानो सीट्स नहीं बढ़ेंगी। सीट्स मान लो 10,000 ही हैं, लेकिन यहां पर अच्छी चीज पता है क्या होगी, जहां हम 100 मार्क्स पर, ठीक है, 35,000 रैंक लेकर आ रहे हैं, शायद अगर सब के सब साइंटिफिक एप्टीट्यूड के साथ आगे बढ़ें तो यहां पर ये मार्क्स 200 होंगे, और यहां पर जो रैंक होगी, ठीक है, यहां पर जो रैंक होगी वो शायद होगी 4 लाख। तो कितना मजा आएगा। 200 नंबर लाने पर 4 लाख रैंक आ रही है। सीट्स नहीं बढ़ी बट नॉलेज बढ़ी। हमारे देश में हर इंसान के पास सही ज्ञान है, यही तो इंपॉर्टेंट चीज है। और वो सही ज्ञान के लिए ना आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सीखना है कि सोचा कैसे जाता है, काम अपने आप हो जाता है। मैं जब अपने सेंटर्स पर या अपने बच्चों को जब पढ़ाता हूं तो मेन सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करता हूं, सोचना सीखो भाई। आप खुद में इतने कैपेबल हो कि आप चीजें कर सकते हो, क्योंकि जिसने भी चीजों को पहली बार खोजा है उसको तो वो किसी ने पढ़ाया ही नहीं था। So all you need is to think। और आप भी इन चीजों को, जिन चीजों को हम किताबों से याद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सोचो ना कि मुझे यहां पर सराउंडिंग से कम्युनिकेट करके इसको सीखना है। दैट्स इट। एक बड़ा ही मजेदार एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने, आई गेस मेरे पास है नहीं अभी वो, बट ये रहा, ठीक है, हाँ, हम लोगों ने ये जानते हैं कि यार हमने बैटरी लेवल इंडिकेटर देखा है, जिसको हम बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते हैं, बट इसके अंदर भी कितनी सारे ज्ञान की बातें छुपी हुई हैं। हमें सिर्फ बैटरी की परसेंटेज से मतलब होता है, बट सोच के देखो कि जिस इंसान ने पहली बार बैटरी लेवल इंडिकेटर बनाया होगा उसका माइंडसेट क्या चल रहा होगा, उसका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा होगा। और उसने पता है बैटरी लेवल इंडिकेटर की खोज कैसे करी थी? ट्रैफिक से। अब आपको यकीन नहीं होगा, बट सोचो इलेक्ट्रॉन्स और रोड पे जाने वाली गाड़ियों को अगर हम सेम टू सेम नजरिए से देखना स्टार्ट करें तो यहां पर हम क्या क्या नई नई चीजें क्रिएट कर सकते हैं। रोड पे चलने वाली गाड़ियां और इलेक्ट्रॉन्स को एक ही नजरिए से देखो। अगर आपके पास ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है और आपने ये वायर कनेक्ट कर रखी है, तो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागकर आएंगे। सो दे आर एक्टिंग लाइक अ ट्रैफिक। ये ट्रैफिक की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो अब यहां पर अगर मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा तो यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन्स की मजबूरी है इसी रास्ते को फॉलो करना, जिसकी वजह से कंजेशन बहुत ज्यादा होगा। बट अगर सिर्फ गाड़ियों को ही मैं ऑब्जर्व करूं और मेरे पास एक बड़ा रास्ता आ जाए, बट अब यहां से चार्जेस निकल रहे हैं, चार्जेस अपना छोटा पाथ ही फॉलो करना चाहते हैं, बट यहां कंजेशन बहुत ज्यादा हो गया और एनर्जी कम से कम लगने में अगर ज्यादा काम हो जाए, नेचर इसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो अब यहां पर अगर आप खुद गाड़ी चला रहे होते और इस पाथ पे जाम लगा होगा तो आप लॉन्गर रूट ले लोगे और फिर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। क्यों पहुंचोगे? क्योंकि आपको पता है बेशक रूट लंबा है बट अब मेरा टाइम सेव हो रहा है, कम टाइम में जल्दी वर्क मैं कंप्लीट कर पा रहा हूं। और अगर इस पे भी कंजेशन लगा है तो आप उससे भी बड़ा रूट ले लोगे ताकि आप जल्दी वहां पर पहुंच जाओ। और ये देखो ये नेचर की कितनी सिंपल ऑब्जर्वेशन है जो हम लोग जानते भी हैं और हमारी लाइफ में अगर हम ये चीज एनकाउंटर करते हैं तो यही चीज हम खुद भी करते हैं। लॉन्गर पाथ ले लेंगे और अपना टाइम बचाएंगे। अब यहीं पर उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना मैं इसके बीच में एक बल्ब लगा दूं, ठीक है, एक बल्ब लगा देता हूं और यहां पर भी एक बल्ब लगा देता हूं, ठीक है, और यहां पर भी एक बल्ब लगा देता हूं। इस तरीके से उन्होंने कनेक्शन बना दिया, ठीक है, एक कनेक्शन बना दिया और उन्होंने कहा अगर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो उनको ऊपर जाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। सो इट मींस थोड़े बहुत तो जाएंगे बट ज्यादा यहां जाएंगे, उससे कम यहां, उससे कम यहां, ऐसा ही होगा क्योंकि जब इजीली वो पहुंच पा रहे हैं तो वो लॉन्गर पाथ नहीं लेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स अगर बहुत ज्यादा होंगे तो यहां पर जो ब्राइटनेस है, मतलब ब्राइटनेस का जो लेवल होगा, यहां से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, बहुत ज्यादा है तो ऊपर वाले से भी ज्यादा जाएंगे और इससे क्या होगा, तीनों बल्ब की जो ब्राइटनेस होगी वो बहुत ज्यादा होगी। सो इट मींस अगर ये बल्ब नहीं जल रहा है तो बैटरी का लेवल थोड़ा कम है और अगर ये भी नहीं जल रहा है तो बहुत कम है। और यहां पर इनकी ब्राइटनेस को देखकर ही हम ये बता सकते हैं, क्योंकि देखो अगर बैटरी फुल्ली चार्ज होगी तो चार्ज ज्यादा होंगे। हाँ, ये जो पाथ है आपको उसके अकॉर्डिंग बनाना होगा। अगर छोटी बैटरी है तो छोटा पाथ, क्योंकि भाई उसके पास उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप कंपेयर कैसे करोगे, लॉजिकली सोचना है, बस काम हो गया। और ये देखो यहां पर 3 बल्ब्स हैं, ठीक है, मैं इस बैटरी को 9 वोल्ट की बैटरी को यहां पर कनेक्ट करता हूं, ठीक है। आई गेस आपको शायद नजर नहीं आ रहा होगा बट मैं थोड़ा सा कैमरे के पास लाता हूं। अगर लाइट जल रही है ना, देखो सिर्फ एक लाइट जल रही है, ठीक है, जल रही है।
यस देखो सिर्फ एक लाइट जल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बैटरी का थोड़ा सा चार्ज इंक्रीज करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और पावरफुल बैटरी लेकर आते हैं, ठीक है। अब देखो पहले जितने डिम था इसमें भी कम करंट है, बट एक बल्ब को यानी कि फर्स्ट पाथ पर यहाँ पर ये सिर्फ उसी से काम हो जा रहा है, इसलिए सिर्फ एक लाइट जल रही है, सिर्फ एक लाइट जल रही है, ठीक है। एंड सी ऑब्जर्वेशन वर्क्स। और अब हम यहाँ पर एक और बैटरी लगाते हैं एंड सी जब ज्यादा चार्जेस हैं तो सारी लाइट्स जल गई, इट मींस इसके अंदर ज्यादा चार्ज है। तो अगर मुझे इन तीनों बैटरीज को देखना हो तो दिस इज ऑलमोस्ट डेड, दिस इज अबाउट टू, मतलब यहाँ पर ये अबाउट टू डेड है, ये ऑलमोस्ट डेड है और ये फुल्ली चार्ज है, ठीक है। एंड सी यहाँ पर ये चीज देखना इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट ये समझना था कि थॉट प्रोसेस हमसे कुछ भी करवा सकता है। आप चाहे तो आप ये जान के देखो कि एक पहले तो देखो हमारा सीबीएसई में सीक्वेंस गलत है, लेकिन 11th 12th की जो फिजिक्स मैथ्स है इनके अनऑर्डर्ड वे में हमें पढ़ाया जाता है। बट अगर हम सही सवाल उठाना स्टार्ट करें और उन्हीं सही सवालों से जब हमें पता चलेगा कि हमारा ऑर्डर गलत है तो हम इस ऑर्डर को राइट करके पढ़ना स्टार्ट करें, तो मैं आपको यकीन दिलाऊं आप सिर्फ और सिर्फ आपको 4 से 5 महीने लगेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो 4 से 5 महीने लगेंगे सिर्फ 11th 12th को फिनिश करने में, यकीन मानो। कैसे? हम 11th की फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसमें कैलकुलस आती है, बट वी डोंट आस्क द राइट क्वेश्चन कि सर हम पहले कैलकुलस ही क्यों नहीं पढ़ लेते हैं, क्योंकि कैलकुलस जब तक समझ नहीं आएगी, फॉर्मूलाज के दम पर मैं क्या नेचर में ऑब्जर्व करूंगा, मुझे क्या समझ आएगा इससे। अगर मैं कहता हूं कि आप 11th में आए हो, मान लो आप साइंस के स्टूडेंट हो, नए नए हो, आपको कैलकुलस नहीं पढ़ाई गई है और आपको कहा गया कि इसको ऑब्जर्व करो, ठीक है, ये आपके पास अगर आए तो आप ये लिख देना, क्या ऑब्जर्व करोगे? आपको इसका मतलब ही नहीं पता है तो आप ऑब्जर्व कैसे करोगे? जैसा कि मैंने अपने एक एग्जांपल में बताया था ना, यू नीड इंफॉर्मेशन। पहले वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की हैबिट डालो जो कि आपके काम के लिए जरूरी है, आपके पार्ट के लिए जरूरी है। क्योंकि देखो कोई भी चीज सीखना कोई एक प्रोसेस नहीं है, इट्स अ नेचुरल वे। आप सीखना चाहते हो, आप जानना चाहते हो, इट्स जस्ट कि हमारा वे इतना ज्यादा अनऑर्डर्ड है। मैं फर्स्ट ग्रेड के बाद सेकंड ग्रेड में आता हूँ, थर्ड ग्रेड में आता हूँ, फोर्थ ग्रेड में आता हूँ। मैं ऐसा तो नहीं करता ना फर्स्ट 10th 4th 3rd 5th 9th इस तरह तो नहीं करता हूँ, बट 11th 12th में आप एक्चुअली में यही कर रहे हो। दैट इज वाई वो 6 महीने का जो कोर्स है, चलो मोटा मोटा 6 महीने बोल देता हूं मैं, 6 महीने का कोर्स 2 साल में भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ अनऑर्डरनेस। और इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, हाउ आवर एजुकेशन सिस्टम किलिंग मिलियन ड्रीम्स, आप उसको भी देख सकते हो, मेरे चैनल पे जाओगे या लास्ट में मैं उसकी वीडियो एंड में लगा दूंगा। बट द थिंग इज कि आप एक बार, हमारा सिस्टम पता नहीं कब ठीक होगा, बट हम तो अपने लेवल पर अपना काम सही कर सकते हैं ना। और वो सही तरीका क्या है? व्हाट इज द राइट वे ऑफ एजुकेशन? ऑलवेज आस्क द राइट क्वेश्चन। आफ्टर आस्किंग द राइट क्वेश्चन विद व्हाई, ऑब्जर्व द सराउंडिंग एंड कम्युनिकेट मैथमेटिकली। हमेशा सही सवाल पूछो और सही सवाल में क्यों होना चाहिए, हर चीज में क्यों होना चाहिए। उसके बाद दुनिया को, अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करो उसी प्रश्न के रिगार्डिंग, और मैथमेटिकली उससे बातचीत करो, उससे कम्युनिकेट करो, और रिजल्ट खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। और यकीन मानो जब रिजल्ट लाना आप स्टार्ट कर दोगे, आपको मजा आना स्टार्ट होगा और ये कैरी फॉरवर्ड होगा, आपको मोटिवेट करेगा। और फिर जब ये मोटिवेशन आपका बढ़ना स्टार्ट होगा, आप और चीजें ढूंढोगे। और 6 महीने अगर आप सिर्फ सही ऑर्डर में चीजों को पढ़ना स्टार्ट कर दो, अगर आप बिगिनर हो तो आप 11th 12th की भी साइंस बड़ी आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। हम इमेजिनरी नंबर पढ़ते हैं बट उसको टफ इतना बना दिया गया कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। एक्चुअली में देवर जस्ट इमेजिनरी नंबर। हम उसकी असली भावनाओं को नहीं समझते हैं, हम सही सवाल नहीं उठाते हैं। माइनस मल्टीप्लाई माइनस आपका प्लस क्यों होता है, बचपन में ये सवाल नहीं उठाया गया। यहां तक कि 10th में जब आप लोग ये पढ़ते थे कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यहां पर x1 y1 लिखा है, यहां x2 y2 लिखा है, यहां x3 y3 लिखा है। अगर आप इसको इस तरह लिख के एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव में, ठीक है। और यहां पर अगर मैं इसको x2 कर दूं और इसको y2 कर दूं और इसको x3 y3 कर दूं तो ट्रायंगल तो नहीं बदला ना। बट अब इन चीजों को इस वे में मैं पुट करूंगा तो सेम मैग्नीट्यूड, बट आंसर मेरा नेगेटिव में आएगा। और इस प्रॉब्लम को छुपाने, मतलब ये प्रॉब्लम बच्चा सही सवाल ना सोच पाए, इसलिए हम लोगों ने क्रांतिकारी काम किया, आगे मॉडल लगा दिया, लो भाई ना आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, ना कोई सवाल पूछेगा। और फिर आगे चल के हम रियलिटी में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। 99.999% बच्चों को पता ही नहीं है कि जो आपका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है वो किससे आया है, सेक्शन फॉर्मूला से आया है। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूले की खोज सेक्शन फॉर्मूले से हुई है। और यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, हम सब पढ़ना चाहते हैं, हम सब पूरी मेहनत कर रहे हैं, बट द मेन थिंग इज वी आर नॉट आस्किंग द राइट क्वेश्चन। और जब तक हम सही सवाल नहीं पूछेंगे तब तक सही जवाब हमारे पास आएगा ही नहीं। आपका सिलेक्शन बेशक हो जाएगा, लेकिन एक इंजीनियर बनने के लिए, इंजीनियर क्या होता है, साइंस का मतलब क्या है, नेचर के लॉज को डिस्कवर करना। मैथ्स का मतलब क्या होता है, नेचर के लॉज, जो आपके पास मैथ्स की नॉलेज है वो एक भाषा है आपको नेचर से कम्युनिकेट करने की, और साथ ही साथ आपकी भाषा को इवॉल्व कराने के लिए भी। इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, इन नेचर के लॉज को जो आपने ढूंढा है,
और जो भाषा मैथमेटिक्स की आपके पास आती है, यानी साइंस और मैथ का मेल करा के ऐसी चीजों को बनाना जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। सो नेचर से ढूंढने के लिए थिंकिंग आनी चाहिए, मैथमेटिकली बात करने के लिए थिंकिंग आनी चाहिए, कुछ नया क्रिएट करने के लिए थिंकिंग आनी चाहिए, और लाइफ में अर्निंग के लिए आपको उस इंजीनियरिंग से बने हुए मार्वल को बेचना आना चाहिए। उसी को टेक्नोलॉजी कहते हैं, जब आप उसको रेगुलर वे में यूज करना स्टार्ट कर देते हो। और यही से बनता है आपका स्टेम। स्टेम इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। और यही है आपके आज के 4 मॉडर्न वेदास। जैसे पहले आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो 4 वेद है, मैं नाम भूल रहा हूं उनके, जैसे वो 4 वेद थे, ऐसे ये आज के 4 वेद है, मॉडर्न वेदास हैं, जहां ज्ञान का सारा भंडार है। बट इस दुनिया में अगर आपको क्या बोलते हैं रूल करना है, एक किंग की तरह लाइफ जीनी है, ऑल यू नीड इज द एबिलिटी टू थिंक। एंड सबसे बड़ी बात, प्रॉब्लम्स पे सही सवाल उठाना। आपके पास एक सिचुएशन है, आस्क द राइट क्वेश्चन। फोर्स इज मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन। व्हाई? भाई अगर आपका फोर्स मास के प्रोपोर्शनल है और एक्सीलरेशन के प्रोपोर्शनल है, तो प्लस में भी तो प्रोपोर्शनल है, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता है। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, तो ये तो प्लस में भी सेटिस्फाई हो रहा है। बट यहां मल्टीप्लाई क्यों लिया गया, ये सोचना और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहीं पे आपको सिर्फ और सिर्फ इतना हैबिट डालनी है, ठीक है, कि यार हम यहां पर कैसे सही डायरेक्शन में सोचे, और उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे चुका हूं। ऑब्जर्व करो, नेचर से मैथमेटिकली कम्युनिकेट करो, मैथ्स को सब्जेक्ट की तरह मत पढ़ो जो आप वहां सीख रहे हो। अब मैथ्स में जब कुछ सीख रहे हो ना, तो ये सोचो इसके जरिए मुझे क्यों पढ़ाया जा रहा है। इट मींस अगर पढ़ाया जा रहा है तो इसका मतलब नेचर से किसी ना किसी जगह पे तो मुझे कम्युनिकेट करना होगा। तो ये वो कौन सी जगह है? लिमिट्स पढ़ते हैं, फॉर्मूला याद किया, काम खत्म। बट लिमिट पढ़ क्यों रहा हूं मैं? ये जो फॉर्मूले लगा रहा हूं क्यों लगा रहा हूं भाई? 1 की पावर इन्फिनिटी क्यों ढूंढ रहा हूं मैं? यही है सही सवाल। जब इस सही सवाल के जवाब तक पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा कि ये दुनिया जो समथिंग है, इसके अंदर छुपा हुआ है नथिंग। उस नथिंग को समझने के लिए आप लोग लिमिट्स पढ़ते हो। बट हम सही में टोटल मिस आउट चल रहा है, ठीक है। हम टीचर्स को भी जरूरत है अपनी नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए, और हम बच्चों को भी काफी ज्यादा जरूरत है अपनी थिंकिंग एबिलिटी को स्टार्ट करने के लिए। ये थिंक करने के बारे में शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा, इसलिए आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। बट अगर आप इस बात को समझते हो तो अपने भले के लिए थिंकिंग करना स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि रट्टा मार के या सही वे में साइंटिफिक एप्टीट्यूड को बिल्ड किए बिना आप इंजीनियरिंग करने गए भी तो असली प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिर वहां पर आप सेमेस्टर्स की रेस में लग जाओगे, मार्क्स लाने की रेस में लग जाओगे, और एजुकेशन के नाम पे आप एक्चुअली में सिर्फ डिग्री लेकर बाहर निकलोगे। डोंट बी ए डिग्री होल्डर, बी एन इंजीनियर, बी ए साइंटिस्ट। पहले जमाने में साइंटिस्ट होने का मतलब होता था जो खोज करता है, आज साइंटिस्ट होने का मतलब है एक नौकरी, साइंटिफिक फर्म के अंदर एक जॉब। इतना ट्रांसफॉर्मेशन मत करो भाई इस दुनिया में। साइंटिस्ट के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, ऑल यू नीड इज द थिंकिंग एबिलिटी। आपने कुछ क्रिएट किया, यू आर अ साइंटिस्ट। आपने किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचा, यू आर अ साइंटिस्ट, दैट्स इट। असली मीनिंग के साथ कनेक्ट करो, ट्रू एस्पिरेंट बनो। एस्पिरेंट का मतलब वो नहीं होता है जो बस दिन रात कॉपी खोल के बैठा रहे। एस्पिरेंट एक्चुअली में जिसकी एस्पिरेशंस होती हैं, जिनके एम होते हैं, जिनको कुछ बड़ा करना होता है। आप बड़ा करना चाहते हो, मैं जानता हूं, इसलिए राइट वे ऑफ एजुकेशन में आओ, सोचना सीखो, सोचना सीखो, यही प्रायोरिटी है। साइंस सब कुछ है, मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है, और आपका सही सवाल आपको आपकी लाइफ के एम तक पहुंचाएगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, ठीक है। अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको शेयर करो, क्योंकि देखो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट क्या है, सही मैसेजेस का दुनिया तक पहुंचना, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।